हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रो प्लस एक एग्जांपल कर लिया था। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रो जो रिमेनिंग पार्ट बच गए उसमें ना वो वाले पढ़ेंगे और रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर देंगे। तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक अपन ने इसमें क्या पढ़ी था ना, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ी थी ना, एक्जियोमेट्रिक 16.3 के इंट्रो में अपन ने क्या पढ़ा था, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ना, किसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसका सैंपल स्पेस है एस है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। अभी तक जो रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा ना, उसमें क्या थे आउटकम्स, क्या थे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सोन ओमेगा n तक के आउटकम थे ना। तो ये क्या कह रहा है, इसके जो स्टेटमेंट थे वो क्या कह रहा है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के किसी भी सैंपल्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के किसी भी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, फर्स्ट जो एग्जाम दिया था उसने वो क्या आती है, किसी भी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल्स क्या होगी, 0 होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी, किसी भी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और 0 से लेस नहीं हो सकती है ना। ठीक है, मतलब माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा उसने क्या दिया था कि जितने भी सैंपल पॉइंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, ओमेगा 2 प्लस पी ओमेगा 3 प्लस ऑन प्लस पी ओमेगा n इक्वल से क्या होगा, 1 होगा ना। मतलब किसी भी सैंपल स्पेस के जितने भी सैंपल पॉइंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। नंबर 3 अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मान लो लेट ए इक्वल्स टू, जिसमें 3 सैंपल पॉइंट मान लो, 2 मान लो है ना, जितने भी मान सकते हो, बी एन इवेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें इस इवेंट में जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम होगा। मतलब पी ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 है ना। ये पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के अंदर पढ़ा था। ठीक है। फिर अपन ने इवेंट पढ़ा था ना, इवेंट क्या पढ़ा था, इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है या इक्वली लाइकली आउटकम है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी है ना। मान लो कोई किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई सैंपल स्पेस है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और सोन ओमेगा n है ना। और ये सारे के सारे आउटकम कैसे हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो इन सब की आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, p इक्वल्स क्या होगी, 1/n होगी। ठीक है, होगी। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि किसी इवेंट ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ए और बी की जो, या ए नोट की ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नोट है ना, ए नोट क्या थी, इसको किसी रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये पढ़ा था। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी है ना, इवेंट ए और बी। इसमें अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़ी थी अपन ने है ना। इसके आगे की बातें हम पढ़ेंगे अपन है ना, इसकी आगे की बातें पढ़ेंगे। मान लो इस इवेंट में ना, इस ये वाले जो ए और बी की जो अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं है ना, मान लेते हैं लेट इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, एक्सक्लूसिव इवेंट है
है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर असंयुक्त जो है घटनाएं हैं ये। देयरफॉर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे क्या निकल के आएगा, इससे क्या निकल के आएगा, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। मतलब अगर क्या हो, ए और बी जो हो दोनों के हों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। कॉमन देखो ना, अगर ये दोनों म्यूचुअली ये सैंपल स्पेस है और दो इवेंट है इसके ए और बी, है ना, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उनमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो कॉमन पार्ट की ए इंटरसेक्शन दोनों के घटित होने की, है ना, दोनों के अकरेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये पढ़ना था। और क्या पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, क्या पढ़नी है, कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है अपन को। अब देखो, सिंस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। देख लो ना, ये सैंपल स्पेस है, वेन डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा, है ना। ये सैंपल स्पेस का सेट है, यूनिवर्सल सेट को प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन क्या मानते हैं, सैंपल स्पेस, है ना। और ये इसका कोई क्या है, सेट है ए, है ना, इवेंट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, बाहर वाला होगा ना। तो दोनों कैसे होंगे, म्यूचुअली क्या होंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी है कुछ, है ना, प्रॉपर्टी है कुछ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ए का यूनियन निकालो मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो पूरा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स क्या होगी, 0। किसी घटना की घटित होने की, कोई घटना कोई इवेंट अकर भी हो, नोट अकर भी हो ना, घटित भी हो और घटित नहीं भी हो, दोनों काम तो होंगे ही नहीं ना। या तो घटना इवेंट घटेगी और या नहीं घटेगी, तो दोनों की घटने या नहीं घटने की एक साथ होने का काम प्रोबेबिलिटी का देगी 0, क्योंकि वो कैसा होगा, इसका जो सेट होगा कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा ना, 5 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, किसका सेट, किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी। और वो कितनी होगी, वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, वो तो अपन ने पढ़ा ही है, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। मतलब मेरे को ए नोट की बाहर वाले पार्ट की मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, सैंपल स्पेस पूरे की क्या होती है, सैंपल स्पेस की 1, उसमें से मैं ए की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ए नोट की आ जाएगी ना। ये हैं कुछ प्रॉपर्टी हैं। और है क्या, हाँ ये आपको पता है, ये तो वो फॉर्मूला ही है। एक ये प्रॉपर्टी देखो, पी ए प्लस पी ए नोट इक्वल्स क्या होगा, 1। तो बताइए, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होगा, 1 होगा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा ना। ये पढ़ेंगे, चलो जी। अब करेंगे कुछ एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं, ताश के बान पत्तों की भली भांति फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया ना। एक वेल शेफर्ड कार्ड का डेक है, उसमें से अपन को एक कार्ड क्या करना है, ड्रॉन करना है, ठीक है। निकाला गया है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि, है ना। हमें जो एक पत्ता जो चूज किया है ना, ये ध्यान से देखना, ये देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है। दे क्या रखा उसने, है ना, एक वेल शेफर्ड कार्ड है, कार्ड का डेक है, उसमें से एक पत्ते को अपन को ड्रॉन करना, 2 नहीं करने, 3 नहीं करने, सिर्फ हमें क्या करना है, एक पत्ते को ड्रॉन करना, खींचना है, ठीक है। और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, पत्ता ईंट का है, पत्ता इक्का नहीं है, पत्ता काले रंग का है, और पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है ना। जब तक देखो, जब तक अपने पास वो वाली फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, है ना। मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उस वाले फॉर्मूले से अपना काम चलेगा, तब तक अपन वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे इजी वही पड़ेगा। बाद की बात है अपन सेट थ्योरी वाले कुछ फॉर्मूले अप्लाई करें या एक्जियोमेट्रिक अप्रोच अप्लाई करें, जब ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई नहीं कर सकते तो वहाँ पे चलेंगे। अभी तो यहाँ पे देख लेते ना, इससे हो जाएगा ये। देखो आपको पता है, ताश के बारे में पता नहीं है तो देख लो, ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं,
52 पत्ते होते हैं, उसने बोल भी दिया ना 52 पत्ते होते हैं ताश में। जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार, अगर आपको पता नहीं है तो। उसमें से 26 तो काले होते हैं और 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं। 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं, 26 रेड होंगे। 26 जो काले होते हैं उनमें 13 चिड़ी और 13 क्या होंगे, हुक्म। और 26 लाल जो हैं वो क्या होंगे, 13 तो पान के और 13 क्या होंगे, ईंट के ना। ठीक है, मतलब पान कैसा होगा, यूं हार्ट, और ईंट कैसी होगी, यूं डायमंड, और हुक्म कैसा होगा, स्पेड है ना, स्पेड यूं कुछ होगा, यूं होगा। और चिड़ी कैसी होगी, यूं कुछ होगी, क्लब। ठीक है, यूं होगी। अब ये 13 पत्ता जो है, पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, किंग, क्वीन, जैक है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का, एस, इक्का है ना। ये 13 इसमें होंगे, ये 13 इसमें, ये 13 इसमें होंगे ना। अब देखते हैं ना आंसर में, है ना। चूंकि कुल पत्ते बराबर क्या है, 52, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स क्या होंगे, 52 है ना। अब पहले इवेंट अपन डिफाइन करेंगे ना, इवेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, या आप सीधा लिखो पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, या वो तो अपन 9th 10th तक सीख लिया था ना। अब अपन इवेंट डिफाइन करेंगे कि माना ए इवेंट एक डिफाइन कर दिया, वो क्या है, निकाला पत्ता ईंट का है ना, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता ईंट का है, ईंट का है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ईंट के कितने पत्ते हैं, देखो ईंट के पत्ता आने के अनुकूल परिणाम, ईंट के कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं ना, 13 है, 13/52, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/4। ठीक है। नंबर 2, पत्ता इक्का नहीं है ना। मैं इवेंट डिफाइन कर लिया, माना बी इवेंट जो है, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है, या इक्का है ना, इक्का है, इक्का है, कैसे भी निकाल सकते यार, पत्ता इक्का है। देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, पत्ता इक्का नहीं है, तो क्या होगी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल्स क्या होगा, 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की, नोट ए है ना, नोट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी है ना। देखो 1 माइनस कितने पत्ते, इक्के हैं, निकाले गए पत्ते इक्के कितने हैं, 4 इक्के हैं, क्या होगा 4/52 है ना, काटेंगे तो 1/13, और 13 में से एक जाएगा तो कितना जाएंगे, 12/13। ठीक है ना। और अगर अपन यूं निकाल दे, इस इवेंट को भी यूं डिफाइन कर देते कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है ना, तो पी बी क्या हो जाती, फिर इक्का नहीं होंगे ना, मतलब टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं, वो 4 इक्के हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 48/52 है ना, 48/52 हो जाएंगे, तो कट के 12/13 ही आने वाली थी। ठीक है। नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि पत्ता काले रंग का है ना। तो पहले मैं एक इवेंट सी डिफाइन करता हूँ ना, माना इवेंट सी जो है वो क्या है, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता काले रंग का है ना, मतलब ड्रोन कार्ड जो है वो ब्लैक कलर का है ना, काले रंग का है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब निकाले गए पत्ते के काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, काले पत्ते कितने हैं, 26 है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 26 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52, काटेंगे तो 1/2। ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या पता बोला, पत्ता ईंट का नहीं है ना, पत्ता ईंट का नहीं है, तो मैंने डी एक इवेंट डिफाइन किया, माना निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, पत्ता ईंट का है, ईंट का है। तो मुझे फिर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ईंट का नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नोट, वो क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस निकाला गया पत्ता ईंट, ईंट के कितने पत्ते हैं, ईंट के कितने पत्ते हैं, 13, तो 13/52, काटेंगे तो 1/13
4 है ना, तो 3/4 हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 5 में क्या बोला, पत्ता काले रंग का नहीं है ना, पत्ता काले रंग का नहीं है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये रही। नंबर 4 में काले रंग का नहीं है, 3rd में तो पत्ता काले रंग का है और 5th में पूछा काले रंग का नहीं है, मतलब मुझे फाइंड करना है PC0 है। वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि C क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, और C0 क्या हो जाएगा, काले रंग का नहीं है, वो क्या हो जाएगा 1 - PC प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितनी है 1/2, 1/2 सोल्व करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। PC0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। चेक कर ले रहे हैं आंसर सारे, चेक कर ले रही हैं अपन। फर्स्ट में 1/4, सेकंड में 12/13, थर्ड में 1/2 और फोर्थ में 3/4। ठीक है, 5th में 1/2, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि एक थैले में 9 डिस्क हैं जिनमें से 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की ना। एक बैग है उसके अंदर 9 डिस्क हैं और डिफरेंट कलर उन्होंने बता रखे हैं कि 4 तो रेड है, 3 ब्लू है और 2 क्या है येलो कलर की है। ठीक है, डिस्क आकार और माप में समान है ना, उसने साफ शब्दों में बोल दिया कि सारी की सारी डिस्क जो है उनकी जो शेप है और जो साइज है वो क्या है सेम है ना, बड़ी छोटी नहीं है, बड़ी छोटी नहीं है ना। बड़ी छोटी होती तो मैं क्या मानना पड़ता मेरे को, जैसे रेड डिस्क है उसको R1 R2 R3 मानना पड़ता। अब तीनों क्या है सारी डिस्क के साइज और शेप में क्या सेम है, तो उसको क्या मानेंगे, रेड वाली को RR ही मानेंगे है ना। ठीक है, आइडेंटिकल बोल दिया उसने ना कि समान है। थैले में से एक डिस्क यादृच्छा से निकाली जाती है, मतलब रेंडमली उस बैग में से एक डिस्क को चूज किया जाता है, एक डिस्क चूज की जाती है, दो नहीं एक है ना। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क है ना लाल रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, नीले रंग की नहीं है, और लाल रंग की है या नीले रंग की है ना। ये सब अपन को इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो पहले जो गिवन डेटा वो लिखते हैं, आंसर में दिया है थैले में कुल 9 डिस्क हैं, therefore नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 9। चूंकि लाल रंग की डिस्क कितनी है, लाल रंग की डिस्क बराबर लाल रंग की डिस्क बराबर 4 और नीले रंग की डिस्क बराबर कितनी है 3 और पीले रंग की, लाल को R से लिख दे रहा हूँ, नीले को ब्लू से B से और पीले को Y से, रंग की डिस्क बराबर कितनी है 2 है ना। अब मैं इवेंट डिफाइन कर देता हूँ ना। लेट R एक इवेंट है कि निकाली गई डिस्क लाल है, और B एक इवेंट मैंने डिफाइन, अरे ABC ऐसा जरूरी नहीं है कि इवेंट जो अपन डिफाइन करते हैं उसको ABC ही माने। मेरी सहूलियत के लिए मैंने रेड वाली को R से डिफाइन कर दिया, ब्लू वाली को, नीले वाली को B से ना। निकाली गई डिस्क कैसी है, नीली है, नीली को ब्लू से B से डिफाइन कर दिया और पीली को किससे डिफाइन कर दिया Y से। निकाली डिस्क कैसी है, पीली है। ये 3 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए ना। अब फर्स्ट क्या है, लाल रंग की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R है ना, जो ड्रॉन डिस्क है वो रेड कलर की है ना, वही फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं, रेड कलर के होने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4 अपॉन टोटल कितने हैं 9 हो गया ये। ठीक है, सेकंड देखते हैं, पीले रंग की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y, तो पीले रंग की डिस्क कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 और पॉसिबल कितने हैं 9। ठीक है, नंबर थर्ड नीले रंग की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ब्लू के कितने फेवरेबल 3, टोटल कितने 9, ये कट जाएंगे तो कितने आएंगे 1/3। ठीक है, नंबर 4 क्या कह रहा है, नीले रंग की डिस्क नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B0, ब्लू वाली तो B क्या है नीले रंग की डिस्क है और हमें क्या चाहिए नीले रंग की नहीं है,
तो बी जो है नीले रंग की थी, उसका नहीं होने का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा पी बी 1 माइनस पी बी नॉट 1 माइनस पी बी की कितने 1/3। इसको सोल्व करूँगा तो पी बी नॉट कितना आया 2/3। ये सारी प्रोबेबिलिटी को आप चेक करेंगे, अपना आंसर है ना, ठीक है। और नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लाल रंग की है या नीले रंग की है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए और के लिए क्या लेगा यूनियन या क्या चाहिए बी। तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है अपनी 4/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी है अपनी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू वो कितनी होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि आर एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, मतलब दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। दोनों में कॉमन क्या है, रेड और ब्लू में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देयरफॉर आर इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी है ना, क्या हो जाएगी एलसीएम 9 4 + 3 तो 7/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन बी, ठीक है, रेड या ब्लू। वैसे भी देख लो रेड कितनी है 4 और ब्लू कितनी है 3 है, तो रेड या ब्लू है ना कितने हो जाएंगे 7/9। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं। फर्स्ट में 4/9, सेकंड में 2/9, थर्ड में 1/3, फोर्थ में 2/3, ठीक है, फिफ्थ में है 7/3। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं कि 2 विद्यार्थी अनिल और आसिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए है ना। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक एग्जाम दिया, ठीक है। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है ना, अनिल के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.05 और आसिमा के परीक्षा में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.10 है, ठीक है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है 0.02 है ना, मतलब दोनों पास हो जाए ना। ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया गया, 0. अनिल की है 0.5 0.10, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। दोनों पास हों ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.02 है। तो हमें फाइंड करनी है प्रायिकता किसकी, अनिल और आसिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, अनिल भी पास नहीं हो और आसिमा भी दोनों पास नहीं हो, ठीक है। दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं हो, दोनों में से एटलीस्ट एक फेल हो, दोनों कम से कम एक फेल हो, दोनों भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, दोनों में से केवल एक परीक्षा में क्या होगा पास होगा, है ना। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपन वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि इनमें कुछ आउटकम्स दे नहीं रखे है ना, इसलिए कुछ तिकड़मबाजी सेट थ्योरी के कुछ फॉर्मूले है ना वगैरह अप्लाई करके एग्जाम्स हैं उनमें से कुछ चर्चा करेंगे ना। वेन डायग्राम देखते हैं आंसर में, पहले इवेंट डिफाइन करते हैं ना। माना ए इवेंट जो है वो क्या है, अनिल परीक्षा में पास होगा, है ना। अनिल परीक्षा में पास होगा, उत्तीर्ण होगा, पास होगा, एक ही बात है। और बी इवेंट है आसिमा परीक्षा में पास होगी, देयरफॉर दिया है अनिल के परीक्षा में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है ना। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05 और आसिमा के परीक्षा में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आसिमा की परीक्षा में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10, ठीक है। और दोनों के ए एंड बी है ना, बोला ना उसने, दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.02। ये वैल्यू तो दे रखी है ना।
अब मुझे फाइंड क्या करनी है, पार्ट ए में मेरे को फाइंड क्या करना है, पार्ट ए के अंदर मेरे को क्या फाइंड करना है कि दोनों अनिल और आसिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, है ना, दोनों नहीं हो पाए, अनिल भी नहीं, मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, अनिल की भी पास नहीं होना चाहिए, अनिल भी ए क्या है परीक्षा में पास हो, और वो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए मेरे को, दोनों परीक्षा में पास नहीं हो, मतलब ए नोट और बी नोट एंड बी नोट, है ना, एंड बी नोट, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था सेट थ्योरी के अंदर, डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ना सेट थ्योरी से भी अगर अपन समझें, सेट थ्योरी से भी अपन समझें तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है ना, और मेरे को ए नोट मतलब ए के बाहर वाला पार्ट, उसका इंटरसेक्शन बी नोट है ना, ए नोट के अंदर बी वाला भी पार्ट आएगा, लेकिन वो कह रहा है बी नोट के साथ इंटरसेक्शन, तो बाहर वाला मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। इसका फॉर्मूला है मेरे पास, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, है ना, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, पता है ना, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के होने की, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, देखो ना पहली बात तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, मतलब अनिल भी नहीं आसिमा भी नहीं, तो दोनों नोट और उनका इंटरसेक्शन, वो डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम है ये, ठीक है। अब ये इसके पीछे रीजन लिख दिया, है ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी का, है ना, तो 1 माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी है बी 0.10 प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या माइनस 0.02, ठीक है। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे अंदर, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.03, इसमें ऐड किया तो 0.13, और ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितने हो जाएगी 1 माइनस, तो 0.87 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपन इसको वेन डायग्राम से भी, है ना, ये तो फर्स्ट मेथड था, अपन को फॉर्मूला अगर पता है तो, है ना, इसको वेन डायग्राम से अपन अगर करें तो पहले ये सारी बातें लिख देंगे ना, ये सारी बातें लिख देंगे, ये सारी बातें लिख देंगे, ये सारी बातें लिख देंगे, फिर यहाँ नीचे वेन डायग्राम बना देंगे, क्या बना देंगे, ये सेकंड मेथड है इसका, फर्स्ट तो यही था, और ए का ये क्या सेकंड मेथड है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ए सेट है, और ये क्या है बी सेट है, और ये क्या सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है सैंपल स्पेस। अब देखो दोनों के ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी है अपन को, पहले ये शो करते हैं, ये शो करते हैं कितनी 0.02, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.05 है, जिसमें 0.02 तो ये है 0.03 हो जाएगी ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.10 है, जिसमें से ये वाला पार्ट एंड वाला है ना, ये कौन सा है ए एंड बी वाला पार्ट है, जिसमें से फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 0.08 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट क्या हो जाएगी, देखो पहले इनको ऐड करो, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और ये कितनी होगी 8 2 10 3 13, है ना, तो ये कितनी होगी 1 माइनस तो 0.87, यहाँ से भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट कितनी होगी 0.75 नहीं रही, ये सैंपल स्पेस है 87, इससे भी अपन लिख सकते हैं, ये सारी डिटेल लिख के नीचे वेन डायग्राम बनाया अपने, देखो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दिस, ए की कितनी बची, फिर ए की टोटल 0.05 है, जिसमें से दोनों में कॉमन क्या 0.02, तो ओनली ए कितना बचा दिस, ओनली बी बचा दिस, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, चेक कर लेते हैं, पहले फर्स्ट आंसर मैच कर ले रहे हैं ना, फर्स्ट आंसर मैच कर ले रहे हैं, क्या है 0.87, बिल्कुल सही है, दोनों से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, बी पार्ट यहां कर दे रहा हूं मैं, बी पार्ट क्या कह रहा है कि दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा ना, एटलीस्ट एक क्या होगा फेल होगा ना, दोनों भी फेल हो सकते हैं, एटलीस्ट एक फेल होगा दोनों में से भी, देखो ना इसमें से यहां दोनों पास हो रहे हैं,
यहाँ इस वाले एरिया में सिर्फ क्या हो रहे हैं, दोनों पास हो रहे हैं, है ना। और इसके अलावा कहीं भी आप चले जाओ, यहाँ बाहर वाले पार्ट में तो दोनों फेल हो रहे हैं, यहाँ कम से कम एक फेल हो रहा है, यहाँ भी एक फेल हो रहा है ना। उसको क्या चाहिए, दोनों में से कम एक फेल उत्तीर्ण नहीं होने का मतलब क्या है, एक पास नहीं होगा मतलब वो फेल होगा ना। उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 फेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं वो हो सकते हैं ना। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक, उससे कम नहीं, ज्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। तो देखो इस वेन डायग्राम को देखो, इस वाला ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, इस वाले पार्ट में दोनों पास हो रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी चले जाओ वहां एटलीस्ट या तो एक फेल होगा या दोनों फेल होंगे ना। तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में से कम से कम एक उत्तीर्ण नहीं हो बराबर क्या होगा, 1 माइनस 0.02, क्योंकि यहाँ दोनों पास हो रहे हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा 0.98। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लॉजिक ज़्यादा है, थ्योरी कम है। देखो लिखना तो आपको थोड़ा सा पड़ेगा, लॉजिक ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। दोनों में से परीक्षा में केवल क्या है, लैंग्वेज क्या है, गलत लिख दी कुछ क्या, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मतलब उसको एक पास चाहिए, एटलीस्ट 1 पास चाहिए ना। तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास हो जाए, है ना, ए पास हो जाए और बी फेल हो जाए। देखो ना, एक पास चाहिए उसको, एक फेल चाहिए। दो तो स्टूडेंट है, एक पास होगा तो दूसरा क्या होगा, फेल होगा। दूसरा होगा ना, उसको केवल एक पास चाहिए, तो पहला पास हो गया, दूसरा फेल हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला फेल हो गया, दूसरा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, ये चाहिए। तो ये क्या होगा, इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, है ना, ए इंटरसेक्शन बी नोट। इसका मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और के लिए क्या लगेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ना मैंने आपको 16.3 का जो इंट्रो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से देख लो, ये ए है, ये बी है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन चाहिए बी नोट के साथ, है ना, ए का इंटरसेक्शन चाहिए, ए पूरा ये है, इसका इंटरसेक्शन चाहिए बी नोट के साथ। तो बाहर वाला पार्ट जिसमें से ये भी हटेगा, बी नोट में ये भी जाएगा, है ना। तो इसका मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नोट में तो पूरा पार्ट आएगा, लेकिन उसका इंटरसेक्शन ए के साथ चाहिए, तो मेरे को सिर्फ ये चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। और ये वाला पार्ट कैसे निकला, ए में से इंटरसेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही किया मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 0.05 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.02 प्लस बी कितनी है, 0.10 और 0.02, है ना। तो कितने हो गए, 0.15 माइनस 0.04, तो कितनी होगी 0.11, ये कितनी होगी 0.11। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट में तो है 0.87, ठीक है, और सेकंड में है बी पार्ट में 0.98, बी पार्ट कहाँ, ठीक है, और थर्ड है 0.11। बिल्कुल सही है, इसी तरह से करेंगे ना। ये समझ में है ना कि कम से कम एक पास होना चाहिए ना, कम से कम दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा। मतलब या तो अनिल पास होगा आसिमा फेल होगी, या अनिल पास होगा एंड आसिमा फेल होगी, या क्या होगा, अनिल फेल होगा आसिमा क्या होगी, पास होगी। तो ये इसका फॉर्मूला ये है जो मैंने 16.3 के इंट्रो में बताया था। ठीक है, चलो जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि 2 पुरुषों में 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है ना।
दो तो मेल हैं और दो फीमेल हैं, उनमें से अपन को दो है ना, दो व्यक्तियों को चुनना है ना, दो पर्सन को चुन के एक समिति बनानी है ना। प्रायिकता क्या है कि गठित समिति में कोई पुरुष न हो, कोई पुरुष न हो मतलब दो व्यक्ति जो होंगे दोनों स्त्रियां होंगी, फीमेल होंगी, एक पुरुष हो और दोनों ही क्या हो, पुरुष हो। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पुरुष बराबर कितने दे रखे हैं, दो, और स्त्री बराबर कितनी दे रखी हैं, स्त्रियां कितनी दे रखी हैं, दो। देयरफॉर कुल पर्सन कितने हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, चार, दो दो चार हो गए ना। अब चार व्यक्तियों में से कोई दो को चुनने के कुल तरीके कितने होंगे ना, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा ना, कॉम्बिनेशन ना, चार में से कोई दो का कॉम्बिनेशन ना, इसलिए चार व्यक्तियों में से कोई दो को चुनने के तरीकों की संख्या बराबर क्या होगा, 4C2 है ना। टोटल चार व्यक्ति हैं, उसमें से चुनने की समिति बनेगी, उनमें क्रम का तो कोई महत्व है ना, क्रम का कोई महत्व नहीं है, तो समिति जो बनेगी वहाँ क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो NCR वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फैक्टोरियल R या फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल R की जगह क्या लिखेंगे, R की जगह लिखेंगे 2। अब ये फैक्टोरियल वाला अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता NC2 का, NCR का, तो फिर सोल्व नहीं कर पाएंगे है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 होगा, और ये क्या होगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, ये 2 टाइम। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी है, 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट को डिफाइन कर दे रहे हैं ना। इवेंट ए मैंने मान लिया ना, लेट ए इवेंट मैंने मान लिया, क्या है, समिति में कोई पुरुष न हो ना, समिति में कोई पुरुष न हो, और बी इवेंट मैंने एक डिफाइन कर दिया कि एक पुरुष हो, समिति में क्या हो, एक पुरुष हो, समिति में एक पुरुष हो, ठीक है। और सी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, समिति में दोनों ही पुरुष हो, समिति में दोनों ही पुरुष हो, ठीक है। तो मुझे इवेंट ए की, इवेंट बी की और इवेंट सी की तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। देयरफॉर ए पार्ट कर रहा हूं मैं, ए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, मतलब समिति में कोई पुरुष न हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना। पॉसिबल आउटकम्स तो कितने, 6 है ना, पॉसिबल आउटकम्स तो कितने, 6 है। फेवरेबल क्या है, मतलब कोई पुरुष न हो, मतलब क्या होंगी, फिर दोनों ही क्या होंगी, स्त्रियां होंगी, और स्त्रियां कितनी है, 2 हैं, 2 में से 2 चुननी है ना। तो क्या होगा 2C2, तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 6। 2C2 की वैल्यू तो ये होगी, 2C2 की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आती है, 1, तो 1 अपॉन 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कितनी आई, 1 अपॉन 6। ये तो पता है ना, फैक्टोरियल 0 यहाँ मेंशन भी कर सकते हो आप ना, सिंस NCR इक्वल्स क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, और क्या मेंशन करो, एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए मेरे को, एक पुरुष हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब एक पुरुष हो, मतलब एक पुरुष है, 2 व्यक्तियों की समिति में एक पुरुष है, तो महिला कितनी होगी, स्त्री कितनी होगी, एक स्त्री होगी, मतलब पुरुष, 2 पुरुषों में से एक को चुनना है और 2 स्त्रियों में से एक को चुनना है ना, मतलब 2C1 इंटू 2C1, 2 पुरुषों में से एक को चुना, इंटू एंड 2 स्त्रियों में से एक को चुना है ना, तो अपॉन में तो 6 पड़ा है, ये क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएंगे, इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये
2 इंटू 2/6, फैक्टोरियल 1 की तो वैल्यू 1 ही होगी ना, तो 4/6 कट गया तो क्या है 2/3, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला, दोनों ही पुरुष हो ना, समिति में दोनों ही पुरुष हो, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी PC, है ना। दोनों ही पुरुष हो मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं 6, ठीक है। दोनों ही पुरुष हैं और टोटल पुरुष कितने, 2 हैं, 2 में से 2 को चुना तो 2C2 कितना आएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इक्वल्स कितने 1/6। चेक कर ले रहे हैं आंसर, तीनों ही पार्ट चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में A में है 1/6, ठीक है, B की है 2/3, ठीक है, और C की है 1/6, बिल्कुल से इस तरह से करके इसने। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 16.3 के एग्जाम्पल प्लस इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।